हेलो एस्पिरेंट्स, आई वेलकम यू ऑल एट परचम क्लासेस। आज की क्लास में हम पार्लियामेंट की वर्किंग समझेंगे कि कौन कौन से सेशन होते हैं, किस तरह सेशन में काम होता है, इन सब चीज़ों को हम करेंगे। और नेक्स्ट सेशन में फिर हम इसके मोशंस समझेंगे। बहुत सारे मोशन होते हैं ना, थैंक्स मोशन होता है, कॉलिंग एडजर्नमेंट मोशन होता है, कॉलिंग अटेंशन मोशन होता है। नेक्स्ट सेशन में हम इनके मोशंस करेंगे। अभी हम इसकी वर्किंग देखते हैं कि पार्लियामेंट में काम कैसे होता है, लोकसभा कब खुलती है, राज्यसभा कब खुलती है, एजेंडा कैसे डिसाइड होता है, इन सब चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। पर आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं हमारी करंट अफेयर रफ्तार के बारे में। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझसे पूछा मैम ये किस मीडियम में है। अभी ये इंग्लिश मीडियम के अंदर ही है, हिंदी का अभी कोई प्लान हमारा बना भी नहीं है। ठीक है, तो इंग्लिश मीडियम के जितने भी एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए ये बुक बनाई गई है, जिसके अंदर क्या है कि 6 महीने की हेडलाइंस है। परचम क्लासेस की तरफ से ये आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है। पूरे 6 महीने जनवरी से लेके आपको जून 2023 की जितनी भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स थे उन सब की हेडलाइंस आपको एक ही जगह कंपाइल्ड फॉर्म में मिल जाएगी, क्योंकि एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता है कि हम सारी बड़ी बड़ी पोथियां हम पढ़ें। तो हेडिंग्स पढ़ के हमको डिटेल्स याद आ जाती हैं अगर किसी बच्चे ने पहले करंट अफेयर किया है तो। ठीक है, तो ये सभी लोगों के लिए काफी बेनिफिशियल है। आप लोग परचम क्लासेस पे इसको एनरोल कर सकते हैं। कौन कौन सी न्यूज इसके अंदर आपको मिलेगी ये आप देख पा रहे हैं। ठीक है, तो अब हम अपनी वर्किंग शुरू करते हैं कि पार्लियामेंट के अंदर वर्किंग कैसे होती है। देखो पार्लियामेंट का काम क्या होता है। पार्लियामेंट एक लेजिस्लेटिव ऑर्गन है। पार्लियामेंट एक लेजिस्लेटिव ऑर्गन है, मतलब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे कानून बनते हैं। ये क्या है, लेजिस्लेटिव ऑर्गन है, यानी ये एक विधायी अंग है। यहाँ पे कानून बनते हैं। लोकसभा एक चैम्बर, राज्यसभा एक चैम्बर, यानी कि आप साधारण भाषा में समझे तो लोकसभा एक कमरा और राज्यसभा एक कमरा। कुछ लोग राज्यसभा में बैठे हैं, कुछ लोग लोकसभा में बैठे हैं। ठीक है, तो ये क्या है, ये एक लेजिस्लेटिव ऑर्गन है, मतलब लॉ मेकिंग प्रोसेस करता है, लॉ बनाता है, ये कानून बनाता है। ठीक है, तो अब इसके अंदर 2 चैम्बर है, लोकसभा और राज्यसभा। अब होता क्या है, ऐसा नहीं है हर वक्त कानून बनते रहेंगे। पहले ये डिसाइड होता है कि हमको कानून बनाना किस बात पे है, और 3 मीटिंग होती है एक साल के अंदर। ठीक है, 3 बार ये मिलते हैं कानून बनाने के लिए, जिनको कहते हैं सेशंस। हिंदी वाले एस्पिरेंट कहते हैं सत्र। 3 सत्र होते हैं बजट के। ठीक है, 3 सेशन होते हैं। एक साल में 2 सेशन करने तो जरूरी ही है। ठीक है, वैसे तो बहुत अच्छा आप तीनों सेशन करें, पर 2 सेशन तो मैंडेटरी है, आपको करने ही पड़ेंगे। यानी मैक्सिमम टू मैक्सिमम आप 2 सेशंस के बीच में 6 महीने का गैप ले सकते हो, इससे ज्यादा नहीं, क्योंकि 6 महीने के बाद तो आपको नेक्स्ट सेशन उस साल में करना ही पड़ेगा। ठीक है, यानी 2 सेशन तो आपको एक साल में करने ही पड़ेंगे। अब जो 2 सेशन होते हैं, सेशन 1 हुआ और सेशन 2 हुआ, उनके बीच का जो टाइम गैप है, भाई पहला सत्र हुआ, जो कानून बनाने थे बना दिए, जो मीटिंग्स करनी थी कर दी। अब सारे मंत्री अपने अपने घर चले गए, अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में चले गए उन कानूनों को लागू करने के लिए। तो अब जो टाइम पीरियड हुआ 2 सेशन के बीच में, उसको हम कहते हैं रिसेस। स्कूल में होती थी ना आधी छुट्टी, मॉर्निंग सेशन और इवनिंग सेशन के बीच में हमारी आधी छुट्टी होती थी ना, तो ऐसे ही इनकी रिसेस होती है 2 सेशन के बीच में। ठीक है, तो ये उस रिसेस में खाना वाना खाएं, कुछ करें, कोई मतलब हमें नहीं है। मैक्सिमम टाइम पीरियड 6 महीने का हो सकता है रिसेस का, क्योंकि एक साल में 2 बार सेशन करना तो मैंडेटरी है। इसके बाद कितने तरीके के सेशन होते हैं? देखो 3 तरीके के सेशन होते हैं। एक को कहते हैं बजट सेशन, बजट सत्र। एक होता है मॉनसून सेशन, ठीक है, जो अभी चला हुआ है। फिर होता है विंटर सेशन, शीतकालीन सत्र। बजट सत्र, मॉनसून सत्र, शीतकालीन सत्र, यानी बजट सेशन, मॉनसून सेशन एंड विंटर सेशन। जो आपका बजट सेशन है वो सबसे लंबा होता है, सबसे लॉन्गेस्ट होता है। फरवरी से लेके मई तक ये चलता है, जिसके अंदर बजट जो सुनाया गया है 1 फ़रवरी को, उसके ऊपर डिस्कशन चलती है। फिर दूसरा सेशन कौन सा है आपका, मॉनसून सेशन, जो जुलाई से सितंबर तक चलेगा। ये मीडियम होता है, ना तो बहुत लंबा ना ही बहुत छोटा। विंटर सेशन बहुत ही छोटा, शॉर्टेस्ट सेशन है, 2 ही महीने के लिए चलता है। ठीक है, तो कैसे याद रखेंगे, 1 फरवरी को बजट आ गया, तो फरवरी से लेके मई तक एक सेशन चल गया, जिसको हमने बजट सेशन कहा। फिर जून में छुट्टी दे दी, इनको रिसेस दे दिया, यानी फिर जुलाई अगस्त सितंबर, जुलाई से सितंबर तक एक सेशन चला। फिर अक्टूबर में आपने इनको रिसेस दे दिया, फिर नवंबर और दिसंबर, फिर जनवरी में रिसेस दे दिया, और फरवरी से फिर से एक नया सेशन शुरू हो गया। तो बजट सेशन आया, देन मॉनसून सेशन आया, देन विंटर सेशन आया। तो इस तरीके से ये 3 सेशन 3 बार ये मिलते हैं
मैक्सिमम 2 बार, मैक्सिमम 3 बार, मिनिमम 2 बार तो इनको मिलना ही पड़ेगा। यानी रिसेस का जो मैक्सिमम टाइम पीरियड होता है वो 6 महीने का हो सकता है। अब काम कैसे होता है वो समझना, यहाँ काम होता कैसे है वो समझो। देखो, एक बिजनेस एडवाइजरी कमेटी होती है, आप देख पा रहे होंगे, मैं इसको अगर बड़ा करूं तो क्या होता है, एक बिजनेस एडवाइजरी कमेटी होती है। ये आपको बिजनेस एडवाइजरी कमेटी दिख रही है। इस कमेटी को अपॉइंट कौन करते हैं, स्पीकर करते हैं। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी विल बी अपॉइंटेड बाय स्पीकर, और ये स्पीकर ही इसके चेयरमैन होते हैं। इस कमेटी के चेयरमैन स्पीकर ही होते हैं। ठीक है, अब स्पीकर ने बिजनेस एडवाइजरी कमेटी अपॉइंट कर दी। अब ये क्या करेंगे, ये कमेटी क्या करती है, ये एजेंडा डिसाइड करती है कि हमको इस सेशन में किन किन मुद्दों पर बिल बनाने हैं, किन किन मुद्दों पे बातें करनी है। अब इसके अंदर ऑपोजिशन के लोग भी होते हैं। जनरली हर पार्टी का मेंबर जो है इसके अंदर होता ही होता है, क्योंकि ऐसा थोड़ा ना सिर्फ बीजेपी की ही बातें मानी जाएगी, लोकतंत्र है, यहाँ पे हर पार्टी को इंपॉर्टेंस दी जा रही है। तो हर पार्टी का मेंबर इंक्लूडिंग ऑपोजिशन इसके अंदर हिस्सा लेता है, इस बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में बैठता है, और ये एजेंडा डिसाइड करते हैं कि बताओ भाई तुम्हें कौन कौन सी इंपॉर्टेंट बातें लग रही है जिसके ऊपर इस सेशन में बिल बनना चाहिए। तो ये एजेंडा डिसाइड कर देंगे। एडवाइजरी कमेटी के बारे में अगर हम पढ़े तो स्पीकर विल बी एक्स ऑफिशियो चेयरमैन। स्पीकर इसका चेयरमैन होता है। एक्स ऑफिशियो का मतलब होता है एक्स्ट्रा ऑफिस, एक ऑफिस स्पीकर का, एक ऑफिस इसके पास ये इधर एडवाइजरी कमेटी के चेयरमैन का। ठीक है, मेंबर सभी पॉलिटिकल पार्टीज से होंगे। डिसीजन कंसेंसस से लिया जाएगा, सबकी सहमति से लिया जाएगा, सिर्फ एक पार्टी का नहीं चलेगी। ठीक है, अपॉइंटेड बिफोर एवरी सेशन बाय स्पीकर। हर सेशन के पहले स्पीकर इसको अपॉइंट करते हैं। याद क्या रखने की बात है, एक तो इसमें हर पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर होगा और दूसरा इसका चेयरमैन हमारे स्पीकर होंगे। ठीक है, अब इसने एजेंडा बता दिया कि एजेंडा क्या होना चाहिए। ठीक, अब आपको कुछ और इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी समझनी है। प्रिजाइडिंग ऑफिसर नोटिस देते हैं। ठीक है, प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो है उसका काम क्या होता है, हमने देखा था, लोकसभा में स्पीकर और राज्यसभा में चेयरमैन। प्रिजाइडिंग ऑफिसर का काम होता है पूरे चैम्बर का डेकोरम मेंटेन करना, कौन सा बिल पास करवाना है, क्या बातें करनी है, नहीं करनी है। तो अब देखो, जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है वो एडजर्नमेंट सीने डाई और एडजर्नमेंट, ये दो शब्द हैं, एडजर्नमेंट सीने डाई एंड एडजर्नमेंट। एडजर्नमेंट सीने डाई का मतलब क्या होता है, भाई मुझे नहीं पता आप वापस कब मिलेंगे, कोई डेट नहीं बताई उसने। जैसे मैं तुमको कह दूं कि मेरी जो वीडियो है आज ट्यूसडे को आएगी, ठीक है, और जो नेक्स्ट है वो संडे को आएगी या सैटरडे को आएगी, मैंने आपको बता दिया कि अभी के लिए मैं इस क्लास को एंड कर रही हूँ, बट हम सैटरडे फिर मिलेंगे, हम संडे फिर मिलेंगे, हम मंडे फिर मिलेंगे, मैंने आपको बता दिया। उसका मतलब होता है एडजर्नमेंट, मतलब मैंने स्थगित कर दिया, कुछ बातें मैंने अपनी स्थगित कर दी भविष्य के लिए। एडजर्नमेंट सीने डाई, जहां पे मैं आपको बताऊं ना कि मैं कब आऊंगी वापस। तो इसी तरीके से स्पीकर जब कोई डेट निर्धारित नहीं करते कि हम कितने दिन बाद आएंगे नहीं आएंगे, उसको कहते हैं एडजर्नमेंट सीने डाई। अनिश्चित टाइम पीरियड के लिए आपने कुछ पोस्टपोन कर दिया। और एडजर्नमेंट का मतलब क्या है, जिसमें आप नेक्स्ट डेट बता के जाते हो। ठीक है, जैसे आपने कोर्ट्स में देखा होगा, मूवीज में देखा होगा, द कोर्ट इज एडजर्नमेंट टिल दिस डेट, तो डेट बता दी तो वो एडजर्नमेंट है। ठीक है, स्थगित करना, पोस्टपोन करना। और एडजर्नमेंट सीने डाई जहां कोई डेट ही नहीं बता रहा है। तो नोटिस बाय प्रिजाइडिंग ऑफिसर वो इनडेफिनिट टाइम पीरियड के लिए सिनेडाई कर सकते हैं या डेफिनिट टाइम पीरियड के लिए एडजर्न कर सकते हैं। ये अभी प्रोसेस के बीच में नहीं है, मैं आपको शब्द बता रही हूँ। और एक होता है एडजर्नमेंट मोशन। एडजर्नमेंट मोशन एडजर्नमेंट या एडजर्नमेंट सिनेडाई से बिल्कुल अलग है। इसमें इंपॉर्टेंट चीजों पे ध्यान केंद्रित किया जाता है, वो मोशंस में मैं आपको बताऊंगी। अगर शब्द आ रहा है एडजर्नमेंट मोशन, दैट इज डिफरेंट फ्रॉम दिस। ठीक है, वो इससे बिल्कुल अलग है। एडजर्नमेंट के आगे कुछ नहीं लिखा हुआ, मतलब कुछ कोई डेट बताई होगी वापस कब मिल रहे हैं। एडजर्नमेंट सिनेडाई कोई डेट नहीं बताई वापस कब मिल रहे हैं। एडजर्नमेंट मोशन वो अलग चीज है, जब हम मोशंस करेंगे वो हम जब समझेंगे। आपको ये 3 शब्द समझ आ गए होंगे, क्योंकि अभी आगे इसकी जरूरत पड़ेगी, इसलिए मैंने आपको समझाया है। अब देखो प्रोसेस चलता कैसे है। प्रोसेस चलता कैसे है, प्रेसिडेंट प्रधानमंत्री की एडवाइस पर, प्रेसिडेंट प्रधानमंत्री की एडवाइस पर सभी मंत्रियों को बुलावा भेज देंगे कि आ जाओ भाई, मीटिंग करना है, सेशन शुरू करना है। ठीक है जी। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी जो है उसने एजेंडा तैयार कर रखा होगा, उसने एजेंडा तैयार कर रखा है। एजेंडा जो है हाउस को सौंप दिया जाता है, भाई इन इन मुद्दों पे हमें बिल बनाना है। अब सेशन शुरू हो गया, सेशन शुरू हो गया। जो जो एजेंडा डिसाइड हुए थे वो उस सत्र के अंदर डिस्कस किए जा रहे हैं। ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा, जब स्पीकर सेटिस्फाई हो जाता है कि हाँ हमने जो एजेंडा बनाया था वो एजेंडा पूरा हो गया है, हमें जितने बिल बनाने थे वो बिल बन गए हैं, जब स्पीकर सेटिस्फाई हो जाता है बिजनेस के लिए
तो वो एडजर्नमेंट सीने डाई डाल देता है, मतलब कि अनिश्चित टाइम के लिए, इनफिक्स्ड नॉन फिक्स टाइम पीरियड, इनडेफिनेट टाइम पीरियड के लिए स्थगित कर दी अब अपनी मीटिंग्स। ठीक है, प्रेसिडेंट को बता देंगे कि भाई हमें जो करना था हमने कर लिया, अब आप इसको प्रोरोग कर दो। प्रोरोग मतलब सत्र को समाप्त कर दो, सत्रावसान कहते हैं हिंदी वाले। ठीक है, प्रोरोग कर दो मतलब अब इसको खत्म कर दो, अब आप अनाउंस कर दो, थैंक यू कर दो सबका कि तुम आए, और बस अब कह दो कि ठीक है ये सेशन एंड होता है, नेक्स्ट सेशन जब होगा मैं बुला लूंगा। फिर यानी इसके बाद रिसेस हो गई, अब नेक्स्ट सेशन जब आएगा सेम प्रोसीजर फिर से यही अपनाया जाएगा। तो इस तरीके से काम होता है पार्लियामेंट के अंदर। जो लोकसभा होती है सुबह 11 बजे से शाम 6 बजे तक काम करती है। ठीक है, 1 से 2 इनका लंच होता है, ये इनका मॉर्निंग सेशन होता है और ये इनका इवनिंग सेशन होता है। ठीक है, ये इनका मॉर्निंग, ये इवनिंग। इस तरीके से क्या होता है कि 2 से लेके 6 बजे तक तो इनका इवनिंग का काम चल रहा है और सुबह 11 से लेके लगभग 2 बजे तक इनका मॉर्निंग का काम चलता है। तो लोकसभा का ये टाइम पीरियड रहता है, 11 से 1 मॉर्निंग सेशन। ठीक है, 11 से 1 जो है वो मॉर्निंग सेशन है और फिर 2 से 6 बजे तक इवनिंग सेशन है इन लोकसभा। राज्यसभा 5 बजे तक काम करती है, 11 से 1 मॉर्निंग सेशन और 2 से 5 जो है इनका इवनिंग सेशन, 1 से 2 दोनों का लंच का टाइम होता है। तो ये पूरा प्रोसेस होता है। ठीक है, इसके बाद जब ये सबसे पहले आते हैं सुबह 11 से 12, तो सबसे पहले ये क्या करते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन आर करते हैं, प्रश्नकाल, इसको कहते हैं प्रश्नकाल, क्वेश्चन आर। इसमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कुछ क्वेश्चन स्टार्ड होते हैं, स्टार्ड मतलब इंपॉर्टेंट वाले जिन पे स्टार मार्क कर देते हैं, स्टार्ड क्वेश्चन कहते हैं। कुछ अनस्टार्ड होते हैं जो इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं, जिन पे स्टार मार्क नहीं है। तो टाइप्स ऑफ क्वेश्चन अभी बताऊंगी। सबसे पहले आते हैं ये क्वेश्चन आर करते हैं 1 घंटे का। जैसे ही क्वेश्चन आर समाप्त होता है इनका 0 आर शुरू हो जाता है, जिसमें ये बहस करते हैं, वो जो कुर्सी वुर्सी उठा के मारते हैं ना, जनरली वो इसी 0 आर के अंदर होता है। ठीक है, नोटिस देने के बाद कि हमें ये इन मुद्दों पे बात करनी है, 0 आर में वो सब बातें की जाती है। फिर ये 0 आर कब तक चलेगा ये फिक्स नहीं होता है। क्वेश्चन आर 1 घंटे तक चलेगा। क्वेश्चन आर और एजेंडा जब तक शुरू नहीं होता उसके बीच का जो समय होता है उसको हम 0 आर कहते हैं, शून्यकाल कहते हैं। मैंने क्या कहा, क्वेश्चन आर और एजेंडा के बीच का जो वक्त है उसको हम 0 आर कह रहे हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन आर 1 घंटे के लिए फिक्स है। 0 आर तब तक चलता रहेगा जब तक प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऐसा अनाउंस नहीं कर देते, भाई आ जाओ एजेंडा डिसाइड करते हैं, बहुत हो गई बातें। ठीक है, तो इस तरीके से ये प्रोसेस चलता है। अब क्वेश्चन आर की अगर हम बात करते हैं तो क्वेश्चन आर में एक होता है स्टार्ड क्वेश्चन। स्टार्ड क्वेश्चन लोकसभा में 20 पूछे जा सकते हैं, राज्यसभा में 15 पूछे जा सकते हैं। ये लिमिट है और ये एसएससी ने पूछ ली थी कि लोकसभा में आप कितने स्टार्ड क्वेश्चन पूछ सकते हो, 20। ठीक है, इसमें क्या होता है, आंसर ना ओरल देना होता है, बोल के, लिखित में नहीं दोगे, ओरल आंसर करोगे। अब जब कोई ओरल सुनता है, मैं तुमसे कोई ओरल बात कर रही हूँ, मैं तुम्हें कुछ समझा रही हूँ बोल के, ठीक है, तुम क्या कहोगे, बीच में क्वेश्चंस पूछ सकते हो। और मैं तुम्हें अगर लिख के कुछ चिट्ठी भेज रही हूँ घर पे समझाने के लिए, तो तुम मुझसे सप्लीमेंट्री क्वेश्चन नहीं पूछ सकते, है ना, कॉमन सेंस। तो यहाँ पे भी ऐसा ही है, ये जो सेशन होता है, ये जो क्वेश्चंस होते हैं, इनका आंसर ओरल देना होता है, तो इसमें सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन प्रिजाइडिंग ऑफिसर के पास जाएगा, स्पीकर के पास जाएगा, ठीक है, फिर मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर के पास जाएगा और 15 दिन का नोटिस के हिसाब से मंत्रियों को कह देंगे, भाई हाँ 15 दिन का नोटिस तुम्हें पहले दे दिया था, तो तुम अब अपना प्रश्न जो है वो पूछ सकते हो। ठीक है, अनस्टार्ड क्या होता है, रिटर्न क्वेश्चन होता है, क्योंकि ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता, स्टार मार्क नहीं है इस पे, अनस्टार्ड है। अनरिटर्न होता है, कोई सप्लीमेंट्री क्वेश्चन नहीं पूछ सकते, प्रोसेस सेम रहेगा। ठीक है, प्रिजाइडिंग ऑफिसर, देन मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर एंड देन 15 दिन का एडवांस नोटिस जिसने दिया था उसका क्वेश्चन सभा में लिया जाएगा। फिर शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन, ये ऐसे होते हैं जो इंपॉर्टेंट वाले होते हैं, पता नहीं था इन पे बात करनी पड़ेगी, ये अचानक से आ रहे हैं, इनमें भी 10 दिन का एडवांस नोटिस देना पड़ता है। ठीक है, और पब्लिक इंपॉर्टेंस के ये होते हैं, ये भी ओरल होते हैं, यानी यहाँ पे भी सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो प्रश्नकाल में इस तरीके से 3 तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। 0 आर क्या होता है, ये रूल ऑफ प्रोसीजर के अंदर क्वेश्चन आर रूल ऑफ प्रोसीजर में लिखा नहीं हुआ है। पार्लियामेंट का एक प्रोसीजर होता है जिसकी एक पूरी रूल बुक बनी हुई है, उसको कहते हैं रूल ऑफ प्रोसीजर। क्वेश्चन आर जो है वो पार्लियामेंट ने अपने कन्वेंशन से शुरू कर दिया है, जबकि जो 0 आर है वो रूल ऑफ प्रोसीजर में लिखा हुआ है। ठीक है, ये एक इनफॉर्मल डिवाइस है जहां पे एक छोटे से नोटिस के बाद अपना मैटर रेज किया जा सकता है संसद में। ये कब से कब तक चलेगा, क्वेश्चन आर के बाद से, जस्ट बाद से, जब तक एजेंडा स्टार्ट नहीं हो जाता है तब तक जो है वो 0 आर चलता है।
ठीक है, 1962 से इसको स्टार्ट किया था हम लोगों ने, उससे पहले 0R नहीं होता था। ये तो मैंने बात की हार की, ठीक है, या किस तरीके से वर्किंग चल रहा है, किस तरीके से प्रोसेसिंग चल रहा है। अब हमारी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कुछ फंड्स के बारे में बात की गई है कि पार्लियामेंट के हाथ में कुछ फंड्स होते हैं, 3 तरीके के ये फंड होते हैं। तो फंड कौन कौन से होते हैं पार्लियामेंट के पास? एक होता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, जो आर्टिकल 266 में लिखा है। देन पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया, ये भी आर्टिकल 266 में लिखा है। कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया, ये आर्टिकल 267 में लिखा है। तो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया क्या होता है? ये भारत सरकार का फंड है। इसी फंड से जितने भी गवर्नमेंट गेजेटेड पोस्ट होती है उनको सैलरी जा रही है। जजेस सुप्रीम कोर्ट के जितने, उनको सैलरी जा रही है, जितने भी एमपीज हैं उनको सैलरी जा रही है। तो ये कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में पैसा आता कहाँ से है? कोई लोन अगर भारत सरकार रेज करती है तो वो पैसा यहाँ पे आएगा। कोई ट्रेजरी बिल वगैरह जारी किए थे, कुछ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जारी की थी, तो यहाँ पे पैसा आएगा। आप जितना भी टैक्स का पैसा देते हो वो सारा पैसा यहाँ पे आएगा। सरकार जो रेवेन्यू रिसिप्ट करती है, अब मैंने बजट में इकोनॉमी की प्लेलिस्ट में जाना, वहां मैंने ये रेवेन्यू रिसिप्ट, कैपिटल रिसिप्ट, ये सब समझाए हुए डिटेल में। आप जा सकते हैं वहां पे, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, प्लेलिस्ट में ही आपको मिल जाएगा बजट के हिसाब से, फिस्कल पॉलिसी के नाम से। वहां पे मैंने पूरा बताया हुआ है रेवेन्यू रिसिप्ट, कैपिटल रिसिप्ट क्या होता है। ठीक है, ऑल रेवेन्यूज जो भारत सरकार जितने भी रेवेन्यू रिसीव करती है, डिविडेंड का, ठीक है, भारत सरकार ने शेयरों से कमाई की, या पीएसयू की जो भी कमाई हो रही है, वो सारा रेवेन्यू यहाँ आता है। जितने भी लोन्स या एडवांसेस भारत सरकार को मिलते हैं वो सब यहाँ आता है। जितना भी रीपेमेंट ऑफ लोन जो है वो यहाँ पे, रीपेमेंट ऑफ लोन से पैसा आया है, वो सब पैसा यहाँ आता है। ठीक है, इस अकाउंट से एक भी रुपया पार्लियामेंट की बिना परमिशन के, यानी बिना एक बिल पास करवाए, एप्रोप्रिएशन बिल बोलते हैं जिसको, इस वाले फंड से एक भी रुपया आप बिना परमिशन नहीं ले सकते। ठीक है, अगला है पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया। पब्लिक अकाउंट क्या होता है? नाम से ही पता लग रहा है पब्लिक का अकाउंट है। ठीक है, पब्लिक अकाउंट, इसके अंदर आपके पीएफ का पैसा, आपकी जुडिशियल सर्विसेज जितनी भी आप देते हो, ये स्टैंप वगैरह खरीदने का है, जितना भी पैसा होता है जुडिशियल सर्विसेज में जो आप देते हो ना, जो सुप्रीम कोर्ट में आपके चार्जेस लगते हैं जब आप कोई केस वेस करते हो, तो वो सारा पैसा यहाँ पे आता है। प्रोविडेंट फंड का पैसा यहाँ आता है। ठीक है, अब तुम एक बात को समझो, जो पीएफ का पैसा है वो तो कभी मुझे चाहिए मेरे पीएफ में से, कभी आपको आपके पीएफ में से चाहिए। अगर हम इस पब्लिक अकाउंट के लिए भी परमिशन लेते रहेंगे तो रोज यही किस्सा चलता रहेगा। भाई आज इन 1 करोड़ लोगों को पीएफ का पैसा देना, बिल पास करो। भाई आज इन 4 करोड़ लोगों को पीएफ का पैसा देना, बिल पास करो। तो बनेगी कोई कॉमन सेंस? ये तो मूर्खता है ना, सारे दिन तुम बिल ही पास करते रह जाओगे। तो जो पब्लिक अकाउंट का पैसा होता है वो बैंकिंग ट्रांजैक्शन के जरिए लोगों तक पहुंचता है वापस, और इसमें से पैसा निकालने के लिए आपको पार्लियामेंट के अप्रूवल की जरूरत नहीं है, ये एग्जीक्यूटिव एक्शन से ही हो जाता है। ठीक है, तो याद रखोगे पब्लिक अकाउंट, क्योंकि इसके अंदर पीएफ का पैसा है, डिपार्टमेंटल डिपॉजिट्स होते हैं। ठीक है, जैसे तुम किसी डिपार्टमेंट में जा रहे हो सरकारी, तो वहां ये नहीं होता रसीद कटवा लो जी 25 रुपए की। तो जो इस तरीके के पैसे होते हैं ना, वो यहाँ पे आते हैं। ठीक है, और पीएफ का पैसा यहाँ पे आता है। तो ये पैसा आप कभी भी निकलवा रहे हो तो इसमें बैंकिंग ट्रांजैक्शन के जरिए आपको पैसा मिलता है। कंटिजेंसी फंड, कंटिजेंसी का मतलब क्या होता है? अचानक से कुछ हो जाना, अचानक से बाढ़ आ गई, अचानक से कोई डैम टूट गया, सब कुछ बह रहा है, अचानक से बादल फट रहा है, भूकंप आ गया, ज्वालामुखी आ गया, अचानक से कुछ हो रहा है। ठीक है, जिसकी वजह से आपदा आ गई है, कोई डिजास्टर हो गया, अब लोगों के घर तबाह हो रहे हैं, उनको पैसा चाहिए। तो ऐसे पैसों के लिए, ऐसी जो राहत के लिए पैसा दिया जाता है, वो कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है? कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया कहलाता है। ठीक है, ये पैसा प्रेसिडेंट के नाम पे होता है, प्रेसिडेंट के नाम पे होता है। पहले इसमें कम पैसा होता था, अब इसमें 500 करोड़ हर वक्त रखते हैं। ठीक है, 500 करोड़ रुपीस हर वक्त इसमें रखा जाता है। प्रेसिडेंट के नाम पे ये पैसा होता है। प्रेसिडेंट को एक कैबिनेट रैंक का सेक्रेटरी दिया जाता है, आईएएस ऑफिसर, वो इस पूरे फंड को मैनेज करता है। ठीक है, शायद इसको और बढ़ा दिया है, समथिंग कुछ 30,000 करोड़ कर दिया है। 2 साल पहले बजट में इसको शायद बढ़ा दिया था, कोविड के दौरान 30,000 करोड़ कर दिया है। इसलिए इस चीज के लिए मैं श्योर नहीं हूँ कि इसमें कितना फंड अब रखते हैं। पहले शायद 500 करोड़ होता था, अब इसमें 30,000 करोड़ रुपए। यस, मुझे ऐसा रिकॉल हो रहा है, पढ़ाते पढ़ाते कई बार ऐसा लगता है कि आपने कुछ गलत बोल दिया है। तो 30,000 करोड़ मेरे दिमाग में स्ट्राइक कर रहा है, कहीं पढ़ा हुआ 30,000 करोड़ रुपए इसके अंदर रखा जाता है। फिर भी हम चेक कर लेंगे, आई एम नॉट श्योर। ठीक है, तो अब क्या होता है,
तुम भी देखना गूगल पे इस चीज को कि कंटिजेंसी फंड में कितना पैसा हर वक्त होता है। मान लो इसके अंदर x करोड़ रुपया होता है। अब कहीं बाढ़ आ गई थी जिसमें से आपने 100 रुपए इसमें से निकाल दिए। अब ये 100 रुपए इसमें फिर से रिफिल कर दिए जाएंगे, ठीक है। जब बजट बनेगा तो फिर से इसमें रिफिल कर दिए जाएंगे। तो हर वक्त एक एक्स अमाउंट इसके अंदर मेंटेन रखी जाती है, और ये पैसा भी आप पार्लियामेंट से पूछे बिना निकलवाते हो। क्यों? इसमें भी कॉमन सेंस लगाओ। बाढ़ आई हुई है, हमको उनको राहत के लिए पैसा चाहिए, राहत देने के लिए पैसा चाहिए। अब हम बिल पास कराने लगे तो बाढ़ अपने आप सूख जाएगी, इनका बिल नहीं पास होगा। तो इसलिए हम पार्लियामेंट से बिना अप्रूवल ही इस पैसे को भी यूज कर लेते हैं, एग्जीक्यूटिव एक्शन से। इट इज ऑल्सो ऑपरेटेड बाय एग्जीक्यूटिव एक्शन, ठीक है। पार्लियामेंट की ऑथराइजेशन इसके लिए जरूरी नहीं है, बाद में बता दिया जाता है कि हमने इतना पैसा यहाँ पे लगाया है, और जो फाइनेंस सेक्रेटरी होते हैं वो इस फंड को संभाल रहे हैं, पर ये प्रेसिडेंट के हाथ में होता है, ठीक है। तो ये पूरा कंटिजेंसी फंड होता है। तो 3 फंड हमने किए। कंसोलिडेटेड फंड पार्लियामेंट से पूछना पड़ेगा, पब्लिक अकाउंट कोई नीड नहीं है पूछने की, और कंटिजेंसी यहाँ भी बाद में बता दिया जाता है, पहले कोई परमिशन लेने की जरूरत नहीं है यहाँ से पैसा निकालने के लिए। अब मैंने लगे हाथों एक और टॉपिक इंपॉर्टेंट इसके अंदर डाल दिया है, सब टॉपिक। देखो, लोकसभा और राज्यसभा 2 चैम्बर है। ऐसे कौन कौन से मैटर है जहां पे दोनों की इंपॉर्टेंस इक्वल है, यानी इक्वल है दोनों का स्टेटस। तो इसमें एक तो है, कोई भी ऑर्डिनरी बिल जब आप पास करवाते हो तो लोकसभा और राज्यसभा दोनों से पास होना जरूरी है। कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल आप पास कराते हो तो दोनों की पावर बिल्कुल सेम है। प्रेसिडेंट को इम्पीच करना है या प्रेसिडेंट की इलेक्शन की बातें हैं तो दोनों हाउसेस की पावर बिल्कुल सेम है। वाइस प्रेसिडेंट की इलेक्शन या उसके रिमूवल की बातें हैं तो भी दोनों हाउसेस की पावर बिल्कुल सेम है। प्रेसिडेंट को कोई ऑर्डिनेंस इशू करना है, ऑर्डिनेंस इशू कर दिया, और फिर उस ऑर्डिनेंस को अप्रूवल देना है, ऑर्डिनेंस को अप्रूवल देना है, तो दोनों ही हाउसेस के पास बराबर ताकत है उसको अप्रूव करने की, ठीक है। प्रेसिडेंट को कोई रिकमेंड करना है, चीफ जस्टिस कौन बनेगा, सुप्रीम कोर्ट के जजेस, तो दोनों की पावर बिल्कुल सेम है। जितनी भी तरीके की इमरजेंसी है उनको अगर लागू करना है, लगाना है, प्रोक्लेम करना है, तो दोनों से ही अप्रूवल अपने को चाहिएगा, ठीक है। किसी प्रधानमंत्री को सेलेक्ट करना है तो वो लोकसभा से भी हो सकते हैं, वो राज्यसभा से भी हो सकते हैं। मनमोहन सिंह राज्यसभा से थे, इंदिरा गांधी राज्यसभा से थी, दोनों ही हाउसेस के पास बराबर पावर इन केसेस के अंदर है, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं जहां पे लोकसभा ऊपर है, राज्यसभा नीचे है, यानी कि लोकसभा के पास ज्यादा पावर है कुछ स्टेटस में। पहला, इंट्रोडक्शन ऑफ मनी बिल। मनी बिल को इंट्रोड्यूस करने के लिए, अगर मनी बिल इंट्रोड्यूस करना है तो वो ओनली लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस होगा। दूसरा, मनी बिल पे डिसीजन, ये बिल मनी बिल है या नहीं है, लोकसभा के स्पीकर ही फाइनल करेंगे। तीसरा, जॉइंट सिटिंग। जॉइंट सिटिंग जब भी होगी उसके प्रिजाइडिंग ऑफिसर लोकसभा स्पीकर ही हो सकते हैं, राज्यसभा के चेयरमैन कभी भी इसके प्रिजाइडिंग ऑफिसर नहीं होंगे। वोट ऑन डिमांड फॉर ग्रांट्स, कुछ ग्रांट्स के लिए कुछ ग्रांट डिमांड करनी है, उसके लिए वोटिंग केवल लोकसभा में होती है, राज्यसभा में नहीं होती। नो कॉन्फिडेंस मोशन केवल लोकसभा में आता है, राज्यसभा में कभी नहीं आएगा। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को डिसॉल्व करने के लिए मोशन केवल लोकसभा में आएगा, राज्यसभा में नहीं आएगा। रेजोल्यूशन फॉर द डिसकंटिन्यूएंस ऑफ द नेशनल इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी अगर हटानी है, प्रेसिडेंट रूल है, ठीक है, ये सब चीजें राज्यसभा से नहीं पूछते हम, हटाने के लिए लोकसभा और प्रेसिडेंट मिलके ही इसको हटा देते हैं। राज्यसभा के पास हटाने की पावर नहीं है, लगाने की पावर है, ठीक है। तो इस तरीके से इक्वल या अनइक्वल स्टेटस क्या क्या है दोनों के पास वो हमने देखा। अब ये आज का क्वेश्चन आप लोगों के लिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द जीरो आर। जीरो आर के बारे में क्या ट्रू नहीं है। जीरो आर इज नॉट मेंशन्ड इन द रूल ऑफ प्रोसीजर। जीरो आर एक इनफॉर्मल डिवाइस है जिसमें आप कोई नोटिस दिए बिना, मैं आपको एक और बात बताना चाह रही हूँ, वहां पे मैंने विद लिखा था, और विदाउट नोटिस ही जीरो आर में बातें पूछी जाती है, ठीक है। ये वाली स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, आपको इन तीनों में से गलत छांटना है, तीनों में से सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। विदाउट नोटिस होता है जीरो आर में, क्वेश्चन आर में हमेशा नोटिस देके काम करवाया जाएगा, और जीरो आर में विदाउट नोटिस आपसे काम करवाया जाता, मतलब आप कोई भी मैटर रेज कर रहे हो विदाउट नोटिस, आप आजाद हो, तभी लड़ाइयां होती है वहां पे, ठीक है। जीरो आर एंड्स इमीडिएटली बिफोर क्वेश्चन आर के पहले जीरो आर समाप्त हो जाता है। जीरो आर एक इंडियन इनोवेशन है जो 1962 से भारत के अंदर है। अब आपको ये बताना है कि इन पहली, तीसरी और चौथी स्टेटमेंट में से गलत कौन सी है। दूसरी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, विदाउट प्रायर नोटिस ये होता है, ठीक है। मैं पीपीटी में ठीक भी कर दूंगी इसको। तो ये क्वेश्चन का आंसर आपको करना है। आई होप आप लोग समझ रहे हैं कि किस तरीके से काम होता है और आप इसका आंसर बिल्कुल सही करेंगे।
अगले सेशन में मिलेंगे मोशंस के साथ। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।